ऑफिस में बॉस ने अर्जेंट मीटिंग रखी जिसमें सभी को ऑफिस के समय से पहले आने के लिए कहा गया था। ये जिम्मेदारी ऋषभ की थी कि वो सभी तक ये मैसेज पहुंचाए। मीटिंग में सभी पहुंच चुके थे जबकि वाणी गायब थी। जब तक वाणी पहुंची तब तक आधी मीटिंग हो चुकी थी। पहली बार वाणी देर से आई थी और इस तरह से सबको मीटिंग में देखकर वाणी का दिल धक से हो गया। बॉस उससे कुछ पूछते इससे पहले ही अचानक से ऋषभ खड़े होकर बोल पड़ा, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि वाणी जी को भी बुलाना था। मैंने उन्हें मैसेज भेजा ही नहीं था। बॉस के सामने ही ऋषभ ने वाणी को भी सॉरी कहा। वाणी मन ही मन ऋषभ पर गुस्सा होने लगी कि उसके चलते आज पहली बार वो मीटिंग में समय से नहीं पहुंच पाई। क्या होता अगर एक मैसेज उसे भी भेज देता? वो पढ़कर खुद फैसला करती कि उसे आना है या नहीं। ये ऋषभ की बचकानी हरकतें भी कमाल की हैं। उसके चक्कर में इतनी जरूरी मीटिंग में लेट से पहुंची। मीटिंग में पीछे बैठी वाणी का गुस्सा चरम पर था। ऋषभ उसकी ओर देख हल्का सा मुस्कुराया। वाणी ने सोचा कि ऋषभ उससे बदला ले रहा है, लेकिन वो भी इसे सबक सिखा कर रहेगी। मीटिंग अपनी गति से चल रही थी और वाणी का दिमाग भी उतनी ही तेजी से चल रहा था कि ऋषभ ने आखिर ऐसा किया तो क्यों? वैसे तो मैसेज भेज भेज कर तंग किया करता है। वो ना पढ़ती न जवाब देती, फिर भी मैसेज भेजता है। अब तो वो बिना पढ़े ही डिलीट करना शुरू कर चुकी है। यही सोचते सोचते अचानक उसे याद आया कि कल रात ऋषभ का मैसेज आया तो था, लेकिन उसने बिना पढ़े डिलीट कर दिया था। उसे लगा कि वो उसे परेशान कर रहा है, लेकिन वो मैसेज तो शायद मीटिंग का। ये बात याद आते ही वाणी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ऋषभ ये बात सर को बता भी सकता था, लेकिन उसने उल्टा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। और तो और उसने सबके सामने मुझे सॉरी भी कहा। वाणी ने ऋषभ की ओर सरसरी निगाह दौड़ाई। वो पूरी तरह से सर की बातें सुनने में व्यस्त था। अचानक उसने वाणी की ओर देखकर फिर एक मुस्कान दी और वापस बॉस की बात सुनने लगा। अब वाणी अपने गुस्से पर खुद ही पछताने लगी। पहली बार उसे लगा कि वो ऋषभ को जितना गैर जिम्मेदार मानती आई है वो उतना है नहीं। मीटिंग के बाद वाणी के मन में एक बेचैनी सी बनी हुई थी। उसने ऋषभ को देखा तो उसके आसपास कुछ ऑफिस स्टाफ खड़ा था और वो अपनी टेबल को बजाता हुआ कोई गाना गा रहा था। गाना न आया, बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया, गाना न। देखो, गाना बजाना सब आ जाएगा। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। ऋषभ चुपचाप उठकर वाणी के पीछे चल दिया। ये सब क्या है? आपने झूठ क्यों कहा? मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती को कोई अपने सिर ले, लेकिन देखिए, ये आपका तरीका होगा। हम तो उस स्कूल से पढ़कर आए हैं जहाँ दोस्त की मदद के लिए दूसरा दोस्त किसी भी हद तक जाता है। ऋषभ हंसता हुआ बोला, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। भाई, ये तो आप मानती हैं, पर मैं तो आपको अपना दोस्त मानता हूँ और आप खुद से मेरी दोस्ती भले ही ना होने दे, लेकिन मैं तो आपसे दोस्ती कर चुका हूँ। वैसे आपको जो सॉरी कहा वो लंबे समय से बचा हुआ सॉरी था। सबके सामने कहना था तो मौका पाकर कह दिया। और अब आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो मैं जरा कुछ काम कर लूं। देखिए, मैं सीरियस दिखता नहीं, पर काम पूरा रहता है मेरा। कहकर मुस्कुराता हुआ ऋषभ अंदर चला गया। ऋषभ तो अंदर चला गया, लेकिन उसे जाता देख वाणी कुछ पल को वहीं खड़ी रह गई। दोस्त और दोस्ती, शायद ये शब्द इतनी शिद्दत से उसने पहली बार सुने थे। उसके जीवन में इस रिश्ते की कभी कोई खास आमद न रही। इंसान जब पेट भरने और जिंदा रहने की जद्दोजहद में डूबा हो तो उसके सामने हर रिश्ता दम तोड़ता है। उसे सालों बाद विनीता की याद हो आई। न जाने उसके और आंटी के कितने एहसान हैं। वो न होती तो शायद आज वाणी सड़कों की धूल छान रही होती। न जाने अब विनीता कैसी होगी। उसके रोजाना शादी कर ले की रट से तंग आकर ही वाणी ने बात ही बंद कर दी थी। आज सालों बाद जब याद आई तो लंच ब्रेक में ही वाणी ने विनीता को कॉल किया। जब रिंग होने लगी तो एक बार को मन हुआ कि फोन काट दे। उसी पल दूसरी ओर से आश्चर्य मिश्रित स्वर गूंजा, हेलो मैडम, आज हमारी याद आ ही गई। वही मैं सोचूं कि मेरा जन्मदिन हो और वाणी कॉल ना करे। भाई, हो ही नहीं सकता। जन्मदिन? देख, मैं तो भूल गई थी, बस आज तेरी याद आई तो कॉल कर ली। वाणी ने बिना लाग लपेट के सीधे ही कह दिया।
बस यही चेक कर रही थी कि इतने सालों में बदल तो नहीं गई, पर बिल्कुल वैसी की वैसी है। तुझे बता दूं, मेरा जन्मदिन भी आज नहीं है बल्कि अगले महीने आएगा, कहकर विनीता ठहाका लगा उठी। वाणी ने सोचा कि विनीता भी बिल्कुल नहीं बदली, वही मस्ती मजाक की आदत और अपनेपन से बात करना। दोनों सहेलियों की बातचीत रोजमर्रा की बातों से भविष्य तक आती गई। इसी बीच विनीता ने अपना चिर परिचित सवाल पूछा, और बता, लाइफ में किसी की एंट्री हुई? विनीता, वाणी कुछ कहने को ही थी कि उसे सामने से कैंटीन में आता ऋषभ नजर आया। वो एक पल के लिए खामोश हो गई। बस विनीता को बहाना मिल गया। ओह माय गॉड, इस सवाल पर तूने मुझे फटकारा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, अब तो जल्दी से तुझसे मिलना पड़ेगा। विनीता की बातों से अचानक वाणी होश में आई और बोल पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक दोस्त कलीग है। अच्छा जी, शुरू में तो सब दोस्त ही होते हैं, चलो भाई बात यहाँ तक तो पहुँची। विनीता ने छेड़ना शुरू कर दिया और वाणी खुद पर आश्चर्य करती रही कि उसने अचानक इस तरह से बातों का रुख कैसे मोड़ दिया, जैसे कि उसका खुद पर ही कोई काबू न हो। वो ऋषभ को देखते ही जैसे बातों से ख्यालों में मुड़ चुकी थी। अब विनीता के सामने उसकी चोरी पकड़ी गई, लेकिन ऐसी कोई बात तो उसे भी खुद पता नहीं थी कि अचानक ही वो क्या बके जा रही है। खुद को उधेड़बुन में उलझा पाकर वाणी ने सबसे पहले छेड़ती हुई विनीता वो झट से भागते कदमों से वॉशरूम की ओर चल दी। ऑफिस की छुट्टी के बाद जब वाणी अपनी बस का इंतजार कर रही थी तो उसे दूर से ऋषभ आता दिखा। उसने पहले ही सोच लिया कि वो इस बार उसकी बातों में नहीं आएगी और कड़े शब्दों में उसे कह देगी कि वो उसे उसकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं ले जा सकता। वाणी का दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर नजर आने लगा, मगर ऋषभ अपनी बाइक लेकर उसके सामने से ऐसे गुजर गया जैसे कि उसने वाणी को देखा ही ना हो या उसे उसकी परवाह ही ना हो। एक बार को तो वाणी को ये बात पसंद ही नहीं आई, लेकिन फिर उसे खुद ही ये समझ नहीं आया कि उसे भी तो यही चाहिए था। फिर जब ये इस तरह से हुआ तो उसे बुरा क्यों लग रहा है? शायद वो ऋषभ को मना करना चाहती थी, लेकिन उसे तो ये मौका मिला ही नहीं। रात में भी वाणी के दिमाग में यही दो बातें चलती रहीं। जब ऋषभ ने उसे दोस्त कहा तो वाणी ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन खुद विनीता के सामने ऋषभ को अपना दोस्त बता बैठी। फिर ऋषभ को देखकर किस तरह से घबरा गई, और जब बस स्टॉप पर वो नहीं रुका तो ये बात भी पसंद नहीं आई, अच्छी तरह से फटकार लगा देगी। ये सोचकर जब फोन देखा तो स्क्रीन पर विनीता का नाम चमक रहा था। खुद पर ही गुस्सा आ गया कि हर बात में ऋषभ को लाना जरूरी तो नहीं। उसके मन की एक खिचड़ी तो पकती ही चली जा रही है, अब उसे खुद पर ही लगाम कसनी होगी। वैसे विनीता से बात करने का मन तो नहीं था, क्योंकि वो अब उसकी सहेली नहीं बल्कि जांच पड़ताल करने वाली किसी सीआईडी ऑफिसर की तरह बात करेगी। लेकिन यहाँ फोन नहीं उठाया तो कल फिर फोन करेगी, और उससे ऑफिस में बात करना मतलब मामला और बिगाड़ना। यही सोचते हुए फोन उठा लिया। सो गई थी क्या? रात में उल्लू और चमगादड़ ही जागते हैं, वाणी बिफरती हुई सी बोली। बेटा, प्यार के पंछी भी रातों में जागते हैं। तू अपनी बात कर रही है? अरे भाई, हमारी तो बस गई गृहस्थी, 3 महीने हो गए शादी को, तू फोन उठाए तो बुलाए कोई। अरे वाह, सुबह क्यों नहीं बताई? बहुत बधाई हो, आंटी तो बहुत खुश होंगी तेरे लिए। अचानक वाणी की बातों से बहन का सा प्यार झलकने लगा। तेरी आंटी क्या खाक खुश होंगी? लव मैरिज की है मैंने, तू आती तो मम्मी मान भी जाती। खैर वो छोड़, तू तेरा बता। मेरा क्या? विनीता, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। तू अच्छी तरह जानती है कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तू मेरी हालत देखने के बाद भी आंटी के साथ और खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वाणी, तू भी माँ की भाषा बोल रही है, इतनी पढ़ी लिखी है, कम से कम तू तो समझ। जिंदगी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। एक इंसान की करनी के लिए हम सबको गुनहगार नहीं बना सकते। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तू खुद को क्यों बांधती है? क्यों नहीं हो सकता तेरी जिंदगी में वो सब? आखिर क्या गुनाह है तेरा? तू क्यों खुद को माफ नहीं करती? वो आदमी। बस कर जा विनीता, सिसक कर रोती वाणी ने तकरीबन फुसफुसाते हुए कहा। दोबारा मुझे फोन मत करना। फोन एक और फेंक वाणी फूट फूट कर रोने लगी। विनीता की बातों ने वाणी के अंदर एक सैलाब सला दिया। आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल। नंबर अननोन यानी अपरिचित है। फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है। ठीक है, आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम से, हाँ। उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपोजिट करना होगा। अच्छा। जैसे डिपोजिट करेंगे, डिपोजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा। आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है। कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है। प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके आधारों की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या। इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए। समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए। अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए। किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए। याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं। जीवन में कई सुनहरी यादों का ढेर हो, जिसका जीवन कड़वी यादों का समुंदर हो, वो हर पल खुद को इन लहरों में पछाड़ खाने से रोकने की जद्दोजहद में रहता है। अगले दिन ऑफिस में वाणी पूरे दिन सिर झुकाए काम करती रही। उसे पता था कि उसका चेहरा देख किसी को भी अंदाजा हो जाएगा कि वो सारी रात रोती रही है। वैसे ऑफिस से उसे आसानी से छुट्टी मिल जाती, लेकिन वो खुद को उस 4 दीवारी से और उन यादों से दूर लाना चाहती थी, और उसके पास ऑफिस के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। उस रोज ऋषभ ऑफिस नहीं आया था। ये जानकर उसे संतुष्टि हुई। बाकी ऑफिस के लोगों को तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ऋषभ वो जरूर जांच पड़ताल करता। न जाने उसके जीवन में ऐसे दोस्त अपने आप कैसे टपक पड़े जो उसकी मर्जी के बिना सारे काम करते हैं। अब चाहे कुछ हो जाए, उसे ऋषभ से भी दूरी बनानी होगी। उसकी जिंदगी में वो सब दोबारा नहीं होगा। वैसे अब खोने के लिए उसके पास है भी क्या? दिन भर काम और दिमाग की उथल पुथल से ऑफिस खत्म होने तक वाणी काफी थक चुकी थी। बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी कि लगा पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। देखते ही देखते आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो जिस जगह वो थी वो उसका घर तो नहीं था। तभी सामने सिस्टर को आते देखकर ही वाणी घबरा गई और अचानक बिस्तर पर एक ओर सिमट गई। जैसे ही सिस्टर पास आई, वाणी ने लगभग चिल्लाना शुरू कर दिया, वो मर जाएगी, उसको बचा लो, उसका खून निकल रहा है, बहुत निकल रहा है। सिस्टर ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ हाँ, उसका इलाज डॉक्टर कर रहे, तुम दवाई ले लो। नहीं नहीं, तुम उसको मार डालोगे, वो भाग गया, तुमने उसे रोका नहीं। सिस्टर और वाणी की आवाज सुनकर बाहर बैठा ऋषभ भी अंदर आ चुका था। ऋषभ ऑफिस के काम से ही बाहर गया था और जब लौट रहा था तो बस स्टॉप पर भीड़ देख पहुंच गया। वाणी को बेहोश देख वो उसे तुरंत अस्पताल ले आया था। सिस्टर ने ऋषभ को वाणी की ओर आने का इशारा किया। ऋषभ को पास देखते ही वाणी उसका हाथ पकड़कर चिल्लाने लगी, ऋषभ, उसको रोका नहीं, इसने उसको रोका नहीं। कहते कहते वाणी अपनी सुध खो बैठी। वाणी के उस तरह देख ऋषभ भी हैरान रह गया। सिस्टर ने वाणी को एक इंजेक्शन लगाया और ऋषभ को बाहर बैठने का इशारा किया। सिस्टर ने उसे समझाया कि कई बार बहुत ज्यादा तनाव के कारण अस्पताल के वेटिंग टेबल पर बैठे बैठे कब सिर टिकाकर सो गया था, उसे पता भी नहीं चला। चौंक कर उठे ऋषभ को तो ये समझने में भी एक पल का समय लगा कि वो यहाँ क्यों है। तभी उसे वाणी की कल की हालत भी याद हो आई। यूं तो रात भर में वो कई बार उसे देख आया था और नींद में भी वो शांत ही लग रही थी, लेकिन उसके मन में
चल रहा था। ऋषभ इस बात से अब तक अनजान था। ऋषभ सोच में डूबा था कि सिस्टर ने उसे एक बार और पुकारा, हेलो मिस्टर, वो तुम्हारा पेशेंट को देखो जरा। क्या हुआ वाणी को? पूछता हुआ बिना जवाब का इंतजार किए ऋषभ वाणी के लेडीज वार्ड की ओर लपका। जाकर देखा तो हैरान रह गया। वाणी चुपचाप अपने बिस्तर पर सहमी सी बैठी थी। ऋषभ ने पास जाकर आवाज दी, वाणी अब कैसी हो? अपना नाम सुनकर वाणी हतप्रभ सी ऋषभ की ओर देखी और उसे वहां पाकर जैसे उसके सब्र का बांध टूट गया। वो ऋषभ को अपनी ओर खींचकर उससे लगकर रोने लगी। ऋषभ अब तक तो वाणी की रुलाई से परेशान हो जाता था, लेकिन उसे पता था कि ये रुलाई वाणी के लिए बहुत जरूरी है। इससे ही उसके मन का सारा दुख बह जाएगा और वो उसे हर दुख से दूर कर देना चाहता था। अस्पताल से दवाओं के साथ छुट्टी मिल चुकी थी। वाणी चुपचाप ऑटो में ऋषभ के बगल में बैठी थी। ऋषभ ने उसे पानी दिया तो वाणी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वो धीमी आवाज में अपने घर का रास्ता बताती जाती और ऋषभ ऑटो वाले को जोर से वो बात दोहराता। आखिर वाणी के घर तक ऑटो पहुंच ही गया। ऋषभ ने ऑटो का किराया देते हुए कनखियों से वाणी की ओर देखा और माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए, एक खाते में लिखता जा रहा हूँ, सारे पैसे वसूल लूंगा। वाणी ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, जो उधार चढ़ा है वो चुका नहीं पाऊंगी। अच्छा आप चलिए, आपको आराम की बहुत जरूरत है। कहता हुआ ऋषभ वाणी को सहारा देकर उसके फ्लैट की ओर ले चला। उसके आराम और खाने पीने की सारी व्यवस्था करके ऋषभ वहां से चलने को तैयार हुआ। उसका मन तो नहीं था कि वो वाणी को छोड़कर जाए। इसी बीच जब फोन बजा तो वो चौंक कर उठा। वाणी ने ही कॉल किया था। फोन उठाने के बजाय सीधे नॉक करके उसके कमरे में पहुंचा। देखा तो वाणी के सामने एक संदूक खुला है और वो बिस्तर पर बैठी है। ये इतना बड़ा संदूक आपने उठाया? देखिए, अभी आपको आराम की जरूरत है, ऋषभ ने चेताया। वाणी ने थकी सी आवाज में कहा, वाकई अब आराम की जरूरत है। आपकी फिल्म का मजा किरकिरा तो नहीं करना चाहती कि उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। किस तरह उसने वाणी की सबसे बुरी याद को ही कुरेद कर रख दिया था। वाणी के लिए ये एक शोक से भरा दिन था। इस दिन वाणी ने अपने पूरे परिवार को एक साथ खो दिया था और उसे अपने जिंदा बच जाने का मलाल था। और ऋषभ चाहता था कि वाणी उस दिन को सेलिब्रेट करे। कम से कम एक बार जान तो लेता कि अब तक उसने ऑफिस में अपना रोजाना ढेरों बातें करने वाला ऋषभ आज खामोश बैठा था। फिर हिम्मत जुटा वो बोल पड़ा, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने वाला हूँ जो शायद तुम्हें नागवार गुजरे, या उसे सुनने के बाद तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। पर मेरी बस एक ही गुजारिश है, मेरी पूरी बात सुन लेना, फिर तुम जो भी फैसला करो मुझे मंजूर होगा। वाणी ने हामी में सिर हिलाया। ऋषभ ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और कहने लगा, तुम्हें मेरी वजह से जो भी दुख पहुंचा उसके लिए माफी मांगना बहुत छोटा है। तुमने आज तक जो भी सहा वो कोई नहीं कर सकता, पर मैं चाहता हूँ कि अब से तुम कुछ ना सहो। हर मुश्किल को छोड़कर तुम बस खुश रहो, मुस्कुराती रहो और मेरे साथ रहो। अगर तुम चाहो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने की हर कोशिश मैं करूंगा। 500 रुपीज अब तुम जो चाहो कह सकती हो। कहकर ऋषभ ने वाणी का हाथ छोड़ना चाहा, लेकिन वाणी ने वापस उसे थाम लिया और बोली, मैं शायद ये सब ना कर सकूं अगर तुम्हारा साथ ना हो। मैं इन सारी चीजों से बाहर आना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह हर बात पर मुस्कुरा नहीं सकूंगी। शायद कहीं कम पड़ जाऊं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये तुमने हाँ कहा है ना? ऋषभ के सवाल पर मुस्कुराती हुई वाणी की आंखों से आंसू छलक गए। उसने हाँ में सिर हिलाया। ऋषभ ने उसे गले लगाते हुए कहा, माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। माँ? तुम्हारी माँ? नहीं, हमारी माँ। वाणी ने ऋषभ के कांधे पर सिर टिका दिया। अब उसने अतीत की जंजीरों से आजाद होने का फैसला कर लिया था। दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना।
संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।